Hello students, today we are doing another lecture and this lecture is related to unit number 13 and this unit number 13 of class 12 physics and this unit is known as nuclear physics और nuclei. तो इसमें बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आपको पढ़ने को मिलता है। तो बहुत सारी बातें जो हम लोग फिर केमिस्ट्री में नहीं जान पाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सारी बातों को हम लोग भी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इस यूनिट का ये पहला लेक्चर है। आप इसको ठीक से देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको तरीके से समझिए और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और अगर आप ध्यान से सुने होंगे और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ लेक्चर में। सो इन टुडे लेक्चर लाइक वी आर गोइंग टू डू दिस, जैसा कि देखा रखा मैंने, यूनिट 13 न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियाई एंड वी आर गोइंग टू डू लाइक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, हाउ टू मेजर मासेस, एप्रोप्रिएट स्केल क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स। सुनने में आप ये सब कुछ लगेगा कि आपको पहले से आता है, बट आपको देखना चाहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप सीखेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ सम अननोन पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात होगी, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होते हैं उसकी बात करेंगे, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, मास डिफेक्ट की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शंस की बात करेंगे, फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात होगी, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करेंगे एंड न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। तो दिस इज a very detailed lecture related to this all. So I will take you to the next page and we'll discuss about this. So we are going to talk about nucleus of an atom. तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ हमने न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में, जो पिछला हमारा चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने रदरफोर्ड एंड थॉमसन मॉडल और थॉमसन मॉडल एंड बोहर्स मॉडल, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। और वहाँ रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से, लाइक हंस गीगर एंड अर्न्स मार्स्टन, जो कि अर्न्स रदरफोर्ड के एसोसिएट्स थे, उन लोगों ने ये प्रूव कर दिया था कि भाई एटम का एक सेंट्रल कोर होता है एंड दैट सेंट्रल कोर ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। सो व्हाट वी न्यू, लाइक दिस इज द लाइक अगर हम एक एटम की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट एन एटम, और इट हैज अ सेंट्रल कोर विद इन, और उसका जो सेंट्रल कोर है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये जो सेंट्रल कोर ऑफ एटम है ये दिखाया गया एंड ये हमने कह दिया कि ये हमारा एटम है भाई। दिस एटम इज क्वाइट बिग इन कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे फंडा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये क्या, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में। सो वी नो दैट what what things we know that right, why atom has a central core, atom has central core known as nucleus, central core known as nucleus, okay, known as nucleus। तो अब अगर ये जो सेंट्रल कोर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, हमें क्या मालूम है एटम का साइज क्या होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम की बात करें तो एटम का साइज ऑफ एटम की बात करें, so we know that is 10 to the power minus 10 meter, this is what we know। and size of nucleus जो हम लोगों ने रदरफोर्ड का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके तरफ से चले तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो जो हमारे पास रिजल्ट है वो है कहीं पे 10 का पावर -15 एंड 10 का पावर -14 मीटर, समथिंग लाइक दिस। तो इट इज वेरी क्लियर दैट कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो साइज ऑफ एटम से बहुत ही क्या है, छोटा है। दैट्स करेक्ट। एक बार एक छोटा सा सवाल पूछ लिया गया, मतलब हम लोग, हमारा टॉपिक ही न्यूक्लियाई है, हमें न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ जानना है। तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया कि वी नो दिस इज एन एटम, ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है। और भी बड़े सारे ऑर्बिट हम बना सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ सम अदर ऑर्बिट ऑल्सो, भाई और भी ऑर्बिट्स हैं। सो
आई नो दिस थिंग्स यू ऑलरेडी नो, तो इस पे ज़्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है. सो आइडिया इज दैट कि ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, साइज ऑफ एटम इज दिस, और कुछ इस तरीके से. तो आप यहाँ पे अगर रेशियो लें साइज इन दोनों के साइज का, सो व्हाट डू यू फाइंड दैट कि अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन साइज ऑफ एटम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि न्यूक्लियस का साइज की बात करें, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की साइज की बात करें, न्यूक्लियस की साइज और एटम के साइज की बात करें, तो ये क्या आ गया, हम 10 का पावर -14 एंड 10 का पावर -10 करके देखें तो ये 10 का पावर -4 के करीब मिल रहा है. सो nucleus is 10 to the power -4 times or 10 to the power -5 times lesser in size with respect to the atom. तो एक बार ना एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ दिया गया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एक छोटा सा सवाल बना दिया गया कुछ इस तरीके से, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, volume of nucleus, ratio of volume of nucleus to the volume of volume of atom is, ठीक है, कुछ इस तरीके से सवाल पूछ लिया गया भाई. इसका और इसका इज, पहला 10 का पावर -15, फिर 10 का पावर -10, फिर 10 का पावर -12 एंड देन 10 का पावर -14. ये एक तरीके से सवाल पूछ लिया गया. बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया, ये वॉल्यूम की का क्या करे, कैसे करेंगे सॉल्व. सो इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड नो. अगर ये रेडियस है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, हाउ विल यू डू आंसर, द करेक्ट आंसर इज दिस. हाउ? सो इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड. ये आंसर कैसे आया, 4/3 पाई r क्यू, दैट इज व्हाट, 10 का पावर -14, ठीक है ना, का क्यूब. और यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 पाई और 10 का पावर -10 का क्यूब. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एटम करने जा रहे हैं. तो ये क्या आएगा, -4 बचा है, इसका पावर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 का पावर -12 आ जाएगा. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. सो यहाँ से कितना सिंपल एक बात समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस जो है एटम के वॉल्यूम का वन, एटम के वॉल्यूम का 1/10 to the power 12 होता है. सो सी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज, एटम का जो वॉल्यूम है उसका 10 to the power -12 टाइम्स होता है. यू कैन अंडरस्टैंड कितना छोटा हो गया, हाउ कॉम्पैक्ट एंड हाउ कंडेंस. सो इस इंट्रोडक्शन में आपको ये समझ में आया कि न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल कोर. भले ही दिखाया गया ये बहुत छोटा होता है, ये मैंने दिखाया इतना बड़ा दिया, ये इतना बड़ा नहीं होगा, दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल. आई होप यू गॉट माई पॉइंट नो, ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल. सो एक इतने से बड़े वॉल्यूम का, इतने से बड़े वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको कंसिडर करेंगे, सो समथिंग लाइक दिस. तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एटम के वॉल्यूम का 10 to the power -12 टाइम्स होता है. और अगर ये नीचे रखा जाएगा तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज वॉल्यूम ऑफ एटम इज डिवाइडेड बाई 10 to the power 12. ठीक है जी, कहीं पे इस डाटा को भी यूज किया जा सकता है. देख रहे, 10 का पावर -15 ले लिया गया, -5 आ गया, तो ये -15 भी आ सकता है, यानी कि दिस डाटा कैन ऑल्सो बी कंसिडर -15 वाला. बट वाई डू वी टेक इट 10 to the power -12, क्योंकि 10 to the power -15 एंड 10 to the power -14 में 10 to the power -15 जो है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन वी आर टॉकिंग अबाउट. बाकी सारे अगर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा उन सब का क्या होगा, थोड़ा सा दे विल बी लिटिल मोर इन साइज. तो इसीलिए हम लोग इस ऑर्डर के अंदर ये बात रखते हैं. तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है, नॉट दिस वन. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है जी. तो एक तरीके से हमने न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन में आपको ये बात कही कि भाई देखो, न्यूक्लियस सेंट्रल कोर होता है, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से 10 to the power -4 और -5 के बीच में वेरी करता है. वॉल्यूम के नजरिए से देखें तो इतने बड़े से 10 to the power 12, यू कैन अंडरस्टैंड नो कितना कंपेरेटिवली छोटा हो गया, ठीक है. सो अगर आप इसको डिजिट में लिखें तो यू कैन अंडरस्टैंड. जरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, यानी कि 1 खरब टाइम्स, ठीक है ना, कम होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। सो प्लीज अंदाजा लगाइए कि ये कितना छोटा होता होगा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ डॉट। यस, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये मेरे ख्याल से ये आप पॉइंट समझ गए होंगे। तो अब हम आपको दूसरी बात जो है हम लोगों ने की है यहाँ पे, भाई अप्रोप्रिएट स्किल्स क्या होते हैं, और उसको आई मीन एक न्यूक्लियस, हमें अब अंदाजा लगाओ कि जब ये साइज में इतना छोटा है, इसका मास कितना होगा, हाउ मच मास इट हैज। एंड जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ऑलमोस्ट एटम का सारा मास, लाइक इट कंटेन्स, लाइक we know that atom has a central core known as nucleus, and all mass of almost mass of atom, almost mass of atom is within nucleus, is within nucleus। अब बड़ी कमाल की बात आ गई यहाँ पे कि एक तो कहा जा रहा है कि एज अ होल एटम बहुत सारा पार्ट उसका एम्प्टी है, ठीक है जी, क्योंकि सारा मास एटम का आप न्यूक्लियस में रखिए और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। तो आप इससे कुछ अंदाजा लगा रहे हैं कि बहुत छोटे से में अगर सारा मास रख लोगे तो सोच सकते हो कि वो कितना डेंसेस्ट होगा, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक ऑल्सो, हम लोग उसकी भी बात करेंगे। सो नाउ द पॉइंट इज कि जो अप्रोप्रिएट स्केल्स हैं इनको मेजर करने के लिए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। So we are talking about this appropriate skills, right? Appropriate, appropriate skills. So now the point is कि अगर आप, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस इतना छोटा है वॉल्यूम में, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हाउ टू मेजर दिस मास, अप्रोप्रिएट स्केल क्या होंगे, और फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या चीज होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। अप्रोप्रिएट स्केल की बात करें तो चूंकि ये मासेस बहुत छोटे होते हैं, केमिस्ट्री की मदद से हमें ये पहले से पता है कि लाइक मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है हमारे लिए, लाइक ध्यान रखना अप्रोप्रिएट स्केल, वी मस्ट नो दैट, ये नोट करके बात बात कर रहा हूँ मैं। वी नो दैट, वी नो दैट मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर is used to calculate actual mass of an atom, किसी एटम का एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और दिस इज दिस इज द डिवाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आप अगर जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है जी। नाउ हियर आई एम सेइंग दैट कि हमें ये पहले से पता था कि भाई कार्बन नेचर में अबंडेंट है, और कार्बन को रेफरेंस ले करके हम कार्बन को रेफरेंस ले करके अगर हम एटम्स को के मासेस को मेजर करें तो ज्यादा आसानी होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक स्केल बनाया गया, एंड दैट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ये स्केल बनाया गया, राइट। यानी कि एटम के मासेस को मेजर करने के लिए, एटम के मासेस को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया, नाम क्या रखा है, एटॉमिक मास यूनिट। और व्हाट इज दिस स्केल, ये क्या कहता है, तो ये देखो, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, राइट, 6.02 इंटू 10 का पावर 23, यहाँ पे एक और 3 लगा सकते हैं हम लोग, 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 12 हैज मास ऑफ 12 ग्राम, मास ऑफ 12 ग्राम, राइट। इसका मतलब 6.023 इंटू 10 का पावर 23 कार्बन 12, ये कार्बन 12 क्या मतलब है, ये आइसोटोप्स होते हैं, भी थोड़ी देर में इसकी बात करेंगे। दिस हैज अ मास ऑफ 12 ग्राम, और इसको किलोग्राम में लिखे बेटा तो क्या होगा, दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, है ना, दिस मच किलोग्राम, ओके। सो वन कार्बन 12 का मास कितना होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी देयर 12
into 10 का पावर -3 divided by 6.023 into 10 का पावर 23. That's what the point is. Correct? और अब मैं अगर इसका बोलूं कि 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन 12 की बात करें तो ये क्या हो गया 1/12 इंटू 12 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 का पावर 23. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. तो ये सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यूज निकल के आएगी अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये 12 12 काट दोगे और ये सॉल्व करोगे तो दिस डाटा कम्स आउट 1.66053 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम. देखो मैंने यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख रखा है. सो द आइडिया इज दैट कि एटॉमिक मास यूनिट वी नो दैट 6.0223 कार्बन 12 का मास ये होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज दिस. ये जो मास है ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 है. वाई वी हैव टेकन 1/12 पार्ट क्योंकि सबसे जो लाइटेस्ट लाइक वी नो दैट कि एक हाइड्रोजन की बात करें और एक कार्बन की बात करें तो 1H आई मीन हाइड्रोजन की बात करें और कार्बन की बात करें सो व्हाट वी नो दैट कि कार्बन का जो एटम है हाइड्रोजन से 12 टाइम्स क्या है मास में हैवियर है. तो हमने ये कार्बन के लिए किया था कार्बन का एक एटम का मास निकाला तो हाइड्रोजन जो लाइटेस्ट एलिमेंट है उसका मास निकालने के लिए हमने क्या किया 1/12 कर दिया. और इसका मतलब कि जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन है उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये स्केल बनाया. सो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज दिस मच. इसको हम लोगों ने 1 mu कह दिया. दिस इज कॉल्ड 1 AMU. राइट बच्चा बात समझ गए इसको हम 1 AMU कहते हैं. सो 1 AMU that is 1 atomic mass unit. 1 AMU. So 1 atomic mass unit it is defined as it is defined as 1/12 part of is defined as 1/12 part of mass of 1 carbon 12 isotope. Right, one carbon 12 अभी एटम लिख देते हैं ऐसे आइसोटोप में लिखना ठीक नहीं. लाइक दिस. सो 1 AMU हमारे पास आया कितने के बराबर 1.660. अब 05 तो हम लोग यहीं पे 1.66 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम ऐसे लिख देते हैं. और अगर बहुत एक्यूरेटली देखें तो 1.6605 दैट इज 390539 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम. ये 1 MU. हम लोग इसको 1 यूनिट कहते हैं. दिस इज कॉल्ड 1U. ये हमारे लिए यूनिट बना एटॉमिक मास यूनिट. यानी इसी यूनिट के रेफरेंस में हम लोग बाकियों का मास मेजर करते हैं. विथ रेफरेंस टू दिस वी टेक मास ऑफ इन एनी any other atom or any other nucleus and something like this. तो ये हाइड्रोजन को ध्यान में रख करके बनाया गया था. इट वाज टेकन केयर बाय कंसीडरिंग हाइड्रोजन चूंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन का जो मास है 12 टाइम्स हैवियर है. तो हम लोगों ने एक कार्बन का मास निकाला और डिवाइडेड बाई 12 कर दिया. ये निकाला गया. लेकिन जब इस स्केल पे एक्चुअली एक हाइड्रोजन एटम का मास ने कोशिश किया गया जानने के लिए इस स्केल पे सो मास ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे पास निकल के आया जो एक्चुअल हाइड्रोजन का मास निकल के आया आई एम गोइंग टू राइट दैट. सो एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन है राइट. मास ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें सो दैट वाज 1.078U. दैट वाज द यूनिट व्हाट वी हैड. यानी कि अगर हम हाइड्रोजन मेरे पॉइंट समझना है यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि भाई ठीक है इतने कार्बन का मास इतना ग्राम होता है 1 मोल है ये राइट. तो हमने एक कार्बन का निकाला 1/12 क्यों किया. वाई वी हैव डन 1/12 बिकॉज वी नो दैट कि हाइड्रोजन इज 12 टाइम्स लाइटर देन कार्बन. तो हम सबसे जो लाइटेस्ट एटम है हमारे पास वो है हाइड्रोजन. तो हम लोगों ने उसका मास निकालने की कोशिश की और फिर हम उसको बेस बना करके बाकी एटम्स और आयंस के मासेस को मेजर करने में इंटरेस्ट हम लोगों ने दिखाया. तो इसलिए हम लोगों ने इसको 1 MU कंसिडर कर लिया. सो 1 MU इज इक्वल टू दिस मच राइट. सो ये कंसिडर कर लिया गया. लेकिन जब हम
स्पेक्ट्रोमीटर से हाइड्रोजन का जब एक्चुअल मास हम लोगों ने निकाला, तो जो वो मास निकला और जो ये निकाला हमने, ये वाला स्केल चूज किया था, इस स्केल पे उसका मास 1 U नहीं था, इट वाज 1.0078 U। सो व्हाई दिस वाज नॉट इक्वल टू 1 U? ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, दिस वाज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और यहाँ पहले ही मैंने क्या लिखा है, मास स्पेक्ट्रोमीटर को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, किसी भी मास, किसी भी एटम का एंड का एक्चुअल मास निकालने के लिए। तो ये बाय डेफिनेशन हम लोगों ने बनाया। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से हाइड्रोजन के एटम का मास निकालें तो इट केम लाइक दिस। नाउ द पॉइंट इज व्हाई देयर इज सच डिफरेंस। द रीजन वाज कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास इंक्लूडेड है। और यहाँ पे जब हम 12 ग्राम कार्बन की बात करते हैं, तो ये जो मास लिया गया है, इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का मास इंक्लूड नहीं है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का मास इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए ये एरर इस तरीके से आया। लेकिन तब तक हम लोगों ने ये डेफिनेशन बना लिया था। तो मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि 1 MU का मतलब दिस मच, 1.666 is this 1.660539 1, दिस इज 1 MU एंड लाइक दिस। इस स्केल के हिसाब से हाइड्रोजन का मास ये आएगा। और प्रोटॉन का मास अगर हम निकालें, मास ऑफ प्रोटॉन को निकालें, तो इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन का मास मेजर करना पड़ेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है इस स्केल पे, यानी कि 1 U के हिसाब से, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। तो लेट मी राइट दैट। यस, सो यू सी, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.00782 यूनिट, mass of proton is 1.00727 unit, और mass of electron is just 0.000555 double five unit. सो इस स्केल पे, 1 यूनिट के स्केल पे, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्रोटॉन का मास इतना है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, प्रोटॉन और इन दोनों को एक्चुअली जब ऐड करोगे, सो द रिजल्ट इज 1.00782 U। सो 1 MU का जो डेफिनेशन है वो थ्योरेटिकल बेसिस पे आया, थ्योरेटिकल मैथमेटिकल बेसिस पे आया। और जब हम लोगों ने इसको बेस बना लिया और इसको स्केल मानना स्टार्ट किया और स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो हाइड्रोजन का जो मास आया वो ये आया। और उसी स्केल पे प्रोटॉन इतना है और इलेक्ट्रॉन इतना है, और इन दोनों को सम करेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन ये आएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, यानी कि अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों को एक्चुअली सम करोगे, तो जो मास ऑफ हाइड्रोजन का मास जो स्पेक्ट्रोमीटर में आएगा वो इससे थोड़ा कम आएगा, दिस विल बी लिटिल लेस। तो ये हम लोगों ने सिर्फ डाटा को मैच करने के लिए ये डाटा लिख दिया गया, अदरवाइज दिस वैल्यू हैज टू बी लिटिल लेस, राइट। सो लेट सपोज मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, मैंने इसको रख दिया 0.0005, इसको 57 कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। और अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम है। तो ये बात क्यों है, क्यों है, वाई इट इज लाइक दिस, वाई इट इज लाइक दिस। तो इसको हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट, सुन को ध्यान से रखो, विल टॉक अबाउट मास डिफेक्ट एंड ऑल दैट। तो वहां पे हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ कि अभी एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि लुक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, मास ऑफ प्रोटॉन ये है, इन दोनों को सम करोगे ये मास ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें हैं। तो इस तरीके से ये हुआ। सो अप्रोप्रिएट स्केल क्या है, हमारा जो टॉपिक था, व्हाट इज अप्रोप्रिएट स्केल। तो अप्रोप्रिएट स्केल के हिसाब से मैंने बता दिया कि 1 MU हमारा ये होता है, और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसको इस्तेमाल करके ये हम लोग डाटा यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये मैंने रेफरेंस के लिया था, दिस इज मास ऑफ आवर प्रोटॉन, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर हम इसको किलोग्राम में नोट करें, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस मच इन किलोग्राम। ठीक है जी। और ये हम लोगों ने 1 MU, जो ये रिजल्ट है 1.660539, ये किलोग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ, ये मैंने रेफरेंस के लिया था। सो नाउ आई कैन रिमूव दिस ऑल, एंड हियर व्हाट आई एम सेइंग इज कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन, हमने ये वैल्यूज निकाल ली कि वी नो कि व्हाट दिस रिजल्ट इज। कहीं कहीं पे आपको 1.007 यू लिखा हुआ होगा, 82 भी नहीं लिखा हुआ होगा, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लाइक डेसिमल के 4 डिजिट के बाद तक का भी आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। सो राइट नाउ वी नो व्हाट इज AMU, दैट इज 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन 12। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, MU स्केल पे।
अब अगर इस कॉन्सेप्ट को लेके चला जाए, जरा ध्यान से देखना, 1 U और मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, इसकी और इसकी बात करें, तो डोंट यू फाइंड कि दिस इज ऑलमोस्ट वन। ये और ये अगर देखो, इन दोनों को अगर देखो, इस डाटा और इस डाटा को देखो, ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू वन। एंड इसका मतलब कि जो ये सोच थी कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट होगा और उसके बाद बाकी किसी एटम का मास अगर हमें लेना है, किसी भी एटम का मास लेना है, तो वो क्या होना चाहिए, वो हाइड्रोजन से जितना गुना भारी होगा, दैट नंबर विल बी मल्टीप्लाई, और सीधा सीधा आ जाएगा। लेट सपोज सोडियम की बात करो, तो अगर हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। तो हम लोग सोडियम का मास अगर कोई हमसे पूछे, तो हम कह देंगे 23 AMU, दैट इज 23 U कह देंगे, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। लेकिन जब हमें ये पता चला कि एक्चुअली कि इसका मास थोड़ा लाइक मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मास की अगर बात करें, तो थ्योरेटिकली ये 1 यूनिट है, राइट, और जो हम ये निकालते हैं ये निकल के आता है, तो फिर चीजें थोड़ी मिसमैच हो गई। फिर भी आज की तारीख में हमसे अगर 1 यूनिट की बात की जाए, तो हम ये डाटा यूज करेंगे, और इसी AMU स्केल पे ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और प्रोटॉन का मास लिखा हुआ है। और जो बात कही जा रही है कि अगर ये कंसिडर किया गया होता, ये कंसिडर किया गया होता एक्चुअली 1 यूनिट, यानी कि ये और ये डाटा सेम होता, तो किसी भी एटम का मास हम लोग सोचते तो वो क्या होना चाहिए था, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए था। सो यहाँ पे एक जनरलाइज बात लिख रहा हूँ मैं, हियर आई एम राइटिंग समथिंग वेरी जनरलाइज पॉइंट, जरा ध्यान से देखना, राइट, कि मास ऑफ, थ्योरेटिकली यहाँ पे लिख रहा हूँ, थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली, ठीक है जी, theoretically mass of any atom, mass of any mass of any atom should be should be integral multiple of integral integral multiple of mass of hydrogen, mass of hydrogen, ठीक है जी। क्योंकि हमने इसी को ध्यान में रख करके ये बात कही थी, बट ये थियोरेटिकल पॉइंट है, राइट, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट, प्रैक्टिकली इट इज नॉट, भाई फिर वो ऐसा है नहीं, ठीक है जी। क्यों नहीं है, वाई इट इज नॉट लाइक दिस, ऐसा क्यों नहीं है, तो इसके पीछे कोई और रीजन है, एंड दैट रीजन इज गोइंग टू टेल अस कि हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत है। तो फिलहाल मैं इस पेज पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, भाई अप्रोप्रिएट स्केल ये है, इस स्केल पे, ये स्केल मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ इसके लिए सोचे थे, ये मैं बता चुका हूँ, ये हमारा अप्रोप्रिएट स्केल है, और इस स्केल पे इनके ये मासेस है। बट हमने अगर इसको सोच करके जब ये बनाया था, तो उसके हिसाब से सबका इंटीग्रल होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, दैट्स व्हाट द पॉइंट, एंड व्हाई इट इज नॉट लाइक दैट। सो अगर मैं इससे पूछूं कि व्हाई, अगर ऐसा यहाँ से व्हाई, तो इस सवाल का जो जवाब है हमें देना पड़ेगा, एंड इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस सवाल तक पहुंचने के पहले हमें कुछ छोटे से टॉपिक करना पड़ेगा, लाइक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में हम बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज लाइक व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सो एटॉमिक नंबर, number and atomic mass, atomic mass. So like atomic mass, एक टर्म और होता है, दैट इज मास नंबर। व्हाट इज दैट, मास नंबर, मास नंबर, चलो उसको यहाँ लिख लेते हैं, मास नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर की बात करें, सो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, it is the number of protons within nucleus of an atom, nucleus of an atom. It is the number of protons within nucleus of an atom of of an element. किसी भी एलिमेंट के कोई भी एक एटम ले लो, उस एटम के अंदर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, एंड दिस बिकम्स द बेस ऑफ पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। दिस बिकम्स द बेस ऑफ, दिस इज, या दिस बिकम्स द बेस of of position, base of position in periodic table, ठीक है ना। आप लोगों ने
पढ़ा ही होगा कि भाई मोस्ले का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोगों ने प्रोटॉन नंबर को ध्यान में रख करके ये सब कुछ बनाया है। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट बाई जेड। वाई जेड? जेड इज अ इंटीजर। जेड, तुम कहोगे सर जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बनाते हैं, वो दैट्स ओके, बट जेड इज जनरली यूज फॉर इंटीजर, इज दैट ओके ना? इंटीजर के लिए यूज किया जाता है। सो कीपिंग दैट लाइक 1 2 3 4 5, तो ये जेड हम लोग यूज करते हैं इसको इंटीजर को ध्यान में रख करके। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, इससे ज्यादा इस पर कोई और बात नहीं हो सकती। मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या होता है? इट इज, अब जो ये डेफिनेशन दिया जा रहा है, इट इज नंबर ऑफ व्हाट, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, और यू वी कैन से दैट मास नंबर। एक 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 एटम जो है, ठीक है ना, ये बात मास नंबर यहाँ पे अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारा टॉपिक का सीक्वेंस उड़ जाएगा, तो इस मास नंबर को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसको यहाँ पे रखते हैं अचानक बात हमारे लिए यहाँ पे खराब हो जाती है। तो अभी मास नंबर की बात हटा दिया हमने, क्योंकि हमारा सीक्वेंस बिगड़ रहा था। अब अगर एटॉमिक मास की बात करें तो वी नो लाइक एटॉमिक मास, लाइक भाई इट इज इट इज द मास mass of an atom, it is the mass of an atom on mu scale, on AMU scale जो होगा उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑन AMU स्केल, और जो भी किलोग्राम में है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। दैट्स ओके। तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे एक टर्म है आइसोटॉप की बात करें। व्हाट इज आइसोटॉप? तो जरा देखो, आइसोटॉप की अगर बात करें, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइसोटॉप्स, राइट? सो ये क्या चीज है यहाँ पे? आइसोटॉप्स खूब अच्छे से आप जानते हैं, राइट? आइसोटॉप्स की बात करें, सो यू नो आइसोटॉप का मतलब होता है, आइसोटॉप का मतलब होता है सेम पोजीशंस। आइसो मतलब सेम, एंड जो टेबल में जो पोजीशन होती है, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट सेम पोजीशंस, सेम पोजीशंस, सेम पोजीशन। कुछ लोग इसको याद करा देते, देखो आइसो है और पी लिखा हुआ है, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, दे से दैट आइसो टॉप। आइसो मतलब सेम एंड पी मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये आइसोटॉप का मतलब होता है सेम पोजीशन, सेम पीरियोडिक टेबल। तो होता क्या है कि सपोज जो बात आपको बताई जा रही है वो ध्यान से सुनना। पहले हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में, ठीक है, हम लोगों ने न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस किया, फिर हम लोगों ने अप्रोप्रिएट स्केल की बात की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटॉन, ये सब हमने बात कर लिया। यहाँ पे एक बड़ी बात कही कि भाई अगर हाइड्रोजन के मास को एक स्केल मान के चला जाए तो बाकी सबका मास बिल्कुल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू होना चाहिए, बट ऐसा होता होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता? राइट, गुड। तो उस सवाल के जवाब की तरफ हम लोग जा रहे हैं। होता क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें तो हमने देखा कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, बट और भी ऐसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हमें मिले जिन न्यूक्लियस के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक ही है, बट उसका जो मास है वो हाइड्रोजन के मास के जो सिंगल प्रोटॉन वाला जो है। लेट मी सी दैट आइसोटोप का मतलब सेम पोजीशंस, मतलब लेट्स सी isotope, like it talks about like those type, I mean those nucleus, those nucleus which belong to, same element, which belongs to same element, same element, those those nucleus which belongs to same element but having different masses, having different mass different mass, right, are known as isotopes. सो सी, आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया कि किसी का मास मेजर करना हो तो हम लोग उस मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये देखा कि हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन जिसके पास एक प्रोटॉन है, उस हाइड्रोजन के सारे जो न्यूक्लियस हैं उन सब में एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, बट उनका जो मास है वो मास जो है वो बिल्कुल ये नहीं है। सो वी हैव अ डिफरेंट
we have a different hydrogens. We have a different hydrogens. We have a hydrogens having a proton number one with different masses. These are, okay, these are like this. So 1.1 H1, 1 H1, 1 H1, right? मतलब प्लीज अंडरस्टैंड, हमने ये कहा कि एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एंड वी नो दैट कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास ये है, बट एक दूसरा हाइड्रोजन है जिसका प्रोटॉन वन है, जिसका इलेक्ट्रॉन वन है, बट जिसका मास इतने के बराबर है। फिर एक और हाइड्रोजन है जिसका मास इतने के बराबर है, इसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। दिस इज ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, एंड दिस इज ट्रीटियम, ट्रीटियम, एंड दिस इज हाइड्रोजन। सो now the point is in nature what we say that नेचर ने एक एलिमेंट के इन नेचर एक एलिमेंट के सारे न्यूक्लियस आइडेंटिकल हो, किसी किसी केस में है और किसी केस में नहीं है। तो अब ये क्यों होता है, इसकी भी डिस्कशन, इसका भी डिस्कशन हो सकता है, एंड वी कैन गेट आंसर ऑफ दिस। सो फिलहाल हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो हो गया एटॉमिक मास किसको कहें, इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑन एमयू स्केल फाइन। तो अगर हम हाइड्रोजन के एटम्स की बात करें तो हाइड्रोजन का एक एटम हमें मिलता है जिसका ये मास है, हाइड्रोजन का एक एटम मिलता है जिसका ये मास है, हाइड्रोजन का एक एटम मिलता है जिसका ये मास है। तो ऑब्वियसली दिस हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट एंड दिस हाइड्रोजन इज हैवियर देन दिस एंड दिस इज मच हैवियर देन दिस। तो ये इनको हम लोगों ने, चूंकि ये हैवियर है, इनका नाम ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और हाइड्रोजन ऐसे रख दिया गया, एंड इसका मास इसका ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट इफ यू लुक एट दिस ऑलमोस्ट डबल है, और इसका मास ऑलमोस्ट इसका ट्रिपल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि ओके, इट मीन्स इट लुक्स लाइक कि इसके पास ये एक प्रोटॉन है, बट इसके अंदर कुछ तो ऐसा है, देर इज समथिंग लाइक अ प्रोटॉन, क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, प्लीज अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। इस हाइड्रोजन का मास, इस हाइड्रोजन का मास इस प्रोटॉन के मास और इस इलेक्ट्रॉन के मास को सम करने से ये हाइड्रोजन का मास आता है। बट इफ यू माइनस, आई मीन इफ यू फॉरगेट दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इतने के बराबर आ रहा है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो ये मास है 1.00, यहाँ पे हम लोगों ने 4 डिजिट में लिखा है, और यहाँ पे हम लोगों ने 5 डिजिट में लिखा हुआ, देख रहे हैं 2 एंड दिस 5 डिजिट, हमने वहाँ 4 डिजिट में लिखा हुआ। So if you look at this 1.007, 1.007, अगर से 4 डिजिट तक आप कंपेयर करें, तो आप यहाँ पे जाके पांचवी डिजिट में यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन मास एंड प्रोटॉन मास, राइट? सो 4 डिजिट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक ही प्रोटॉन है, क्योंकि इसकी पोजीशन सेम है, इट हैज द सेम केमिकल रिएक्शंस। अब ये कैसे पता चला कि इनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है सेम है? तो भाई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, और केमिकल प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूटेड, चूंकि ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया था, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन नंबर किया गया था, एंड प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन नंबर, और इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर, दीज टू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द chemical behavior, right? So on the basis of chemical behavior, right, these all are same. It means they belong to the same position. They have a same number of proton or same number of electron, but their masses are different. Now the question is why? And तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ और ऐसा होता होगा जो इसके मास को बड़ा करता होगा, इसके अंदर कुछ और ऐसा होता होगा जो इसके मास को बड़ा करता होगा। हम लोग बड़ा सिंपली कह सकते थे न्यूट्रॉन होता है, बट वो न्यूट्रॉन तक पहुंचने का रास्ता भी हमें बनाना है ना। तो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी पढ़नी होती है, इसलिए हम बहुत फ्लैटली ये नहीं कह रहे हैं कि देखो इसमें न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। वी आर नॉट सेइंग लाइक दिस। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट आइसोटोप क्या होता है, सेम पोजीशंस होता है। इसका मतलब दोज न्यूक्लियस which belong to same element but having different masses। same element बोलने का मतलब क्या हुआ, same element and having same property and having same chemical behavior, same chemical behavior properties but having different masses are known as isotopes। तो भाई इन सब का मास के हिसाब से अगर देखा जाए, सो दे आर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा जाए, सो ऑलमोस्ट आई मीन देयर केमिकल रिएक्शंस एक तरीके से कुछ हो रहे हैं, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। सो नाउ इन नेचर व्हाट वी फाइंड कि ऐसे बड़े सारे एलिमेंट्स हैं जिनके पास जो एटम्स हैं, वो एटम यानी कि डाल्टन का जो जो कॉन्सेप्ट था कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं,
डाल्टन का ये फैक्ट यहाँ पे जाकर के क्या हो गया, खुश हो गया। यू आर गेटिंग इट। हम लोगों ने डाल्टन का पढ़ा था ना कि डाल्टन के हिसाब से एवरी एटम ऑफ सेम एलिमेंट शुड हैव सेम मास एंड सेम साइज। बट हियर व्हाट वी फाइंड, यार एक एटम है, एक एलिमेंट है, उसके जो एटम्स हैं, उस एटम को अगर कंपेयर करो, इसको, ये हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, बट these atoms have what, not the same mass, they are having a different masses. तो ये that is what we are trying to talk about it. तो इसका मतलब कि एक एलिमेंट के पास, हाइड्रोजन के पास जो उसके सारे एटम्स हैं वो एक जैसे नहीं है, वो डिफरेंट है। तो वो डाल्टन का वो फैक्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया। सो नाउ फिलहाल आइसोटोप्स किसको कहते हैं, हमने ये समझ लिया कि दोज न्यूक्लियस विच हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ड्यू टू दैट they have a same chemical properties, and due to that they have a same positions in periodic table, but they have a different masses, and these are called isotopes. इसको हम ड्यूटेरियम कहेंगे, इसको हाइड्रोजन कहेंगे, इसको ट्रिटियम कहेंगे। और चूंकि इसका मास जब हम देख रहे हैं कि डबल है, तो जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है, और मास नंबर एक टर्म होगा। तो मास नंबर का क्या मतलब हुआ भैया, ये देखा जाएगा कि इसके कंपैरिजन में, लाइक इसके कंपैरिजन में वो किस नंबर के बराबर, यानी कि किसके बराबर है, कितना टाइम्स भारी है। तो उसके हिसाब से इफ यू टॉक अबाउट मास नंबर, अब यहाँ पे हम थोड़े से मास नंबर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मास नंबर, इसका एक दूसरा डेफिनेशन आएगा। इट टेल्स दैट इट टेल्स इट टेल्स दैट एन एटम इट टेल्स दैट एन एटम is how much heavier, how much heavier, how much heavier. It tells that an atom is how much heavier in comparison of hydrogen, hydrogen atom of smallest mass, of mass, hydrogen atom of mass 1.00782 ठीक है जी। इसके कंपैरिजन कोई कितना हैवियर है। सो इसको ध्यान में रख करके फिर इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया गया। उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया गया तो 1H1, दिस हैज बिकम 1H2, एंड दिस हैज बिकम 1H3, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक तरीका यूज किया गया और इसको मास नंबर कह दिया गया। सुन रहे हैं आप मेरी बात? I am not going to tell you that mass number is number of protons and number of neutrons, because अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की हमने बात नहीं की है। तो मैं इस चीज को ऐसे रख रहा हूँ कि अगर आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, लाइक आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, आइसोटोप्स हमने समझ लिया कि भाई सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, सेम प्रोटॉन्स हैं, सेम बिहेवियर है, सेम पोजीशन है, बट देयर मासेस आर डिफरेंट। तो भाई इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, और इन आइसोटोप्स का मासेस डिफरेंट होता है। ठीक है जी, मासेस डिफरेंट होता है। हमने ये देखा कि इसका इसके रिस्पेक्ट में डबल मास है, इसका ट्रिपल मास है। तो हमने मास नंबर का एक डेफिनेशन जो हम लोगों को स्टार्टिंग में मिला, इट टेल्स दैट एन एटम is how much heavier in comparison of hydrogen atom of mass this much। तो भाई जितना गुना ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। लाइक ये इसके 2 गुना है तो इसको मास नंबर 2 मिल गया, इसका 3 गुना है तो ये मास नंबर 3 मिल गया। सो ये अप्रोक्सीमेशन किया गया है। सो दिस इज नॉट द डेफिनेशन, राइट, विच इज फाइनली एक्सेप्टेड नाउ। अब मास नंबर का डेफिनेशन अलग है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। तो फिलहाल हम लोग यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि भाई अगर इसका मास इससे डबल है, इसका मास इसका ट्रिपल है, और इसमें प्रोटॉन यहीं पे है, और ये हम लोगों ने फैक्ट देख लिया है कि ऑल द मासेस ऑफ एन एटम reside within the nucleus। सो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या चीज है, भाई सिर्फ प्रोटॉन है। तो अगर सिर्फ प्रोटॉन है तो प्रोटॉन तो इसके पास एक है, तो यहाँ भी एक ही है। तो भाई लेकिन इसका मास ज्यादा क्या होगा, तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर कोई एडिशनल पार्टिकल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसके डिफरेंट मासेस को एट्रीब्यूट करता हो। सो these these facts reveal, isotopes reveal that एटम्स के न्यूक्लियस में कोई डिफरेंट मटेरियल, कोई पार्टिकल है
जिसके पास चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्वेश्चन में आता। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक अनचार्ज पार्टिकल जरूर होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, अदर देन दिस 1H1 होगा, तभी ऐसा कुछ हो रहा होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो लुक एट दिस हियर, हमने ये बात की, ये बात की, ये बात कर ली हमने, ये तीनों पार्ट कर लिया। सो एग्जिस्टेंस ऑफ सम अननोन पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस came into the light. So when we come to know about these isotopes, so when isotopes came into came into light, came into light, right? Came into light. तो क्वेश्चंस क्या बना? क्वेश्चंस क्वेश्चन arises what? क्या क्वेश्चन arise हुआ भाई? क्वेश्चन arises for right. What should be like when isotopes came into light? Question arises for what? What is the cause of? What is the what is the cause of heavier mass? Heavier mass. What is the cause of heavier mass? Right. Then, then, then the atom, then the nucleus, then then the atom, I should say, then the atom, then the isotope. What is the cause of heavier mass? What is the cause of heavier mass? I mean, I would like to frame this statement in a different way. Yes. So why isotopes? I mean, when isotopes came into light, question arises: why some isotopes have heavier mass? क्या वजह हो सकता है? तो आप छोटा सा एक पॉइंट समझने की कोशिश करिए। सपोज कर लो मैं ये एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक और न्यूक्लियस ये ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक चाइल्डिश एक्टिविटी कर रहा हूँ। मैं अभी हाइड्रोजन पे ही बात कर रहा हूँ। सपोज कर लो कि इस न्यूक्लियस के अंदर मैं, ये चाइल्डिश बात हो रही है, ये एक प्रोटॉन होता होगा और ये प्रोटॉन इसके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता होगा। फिर इसके पास एक प्रोटॉन होता होगा, इसके पास भी एक प्रोटॉन होता होगा। भाई इस सब के ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन, राइट? इन सब के ऑर्बिट में ये हाइड्रोजन के नजरिए से हम लोग सोच के बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के नजरिए से सोच के बात कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि भाई ठीक है, ये प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता होगा, इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो आखिर इसका मास डबल क्यों है? तो अगर ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, तो यहाँ पे कुछ मास कुछ होना चाहिए, देयर शुड बी सम अदर मटेरियल। और वो अदर मटेरियल कुछ होना चाहिए, वो अदर मटेरियल होना वो अदर मटेरियल होना चाहिए। वो अदर मटेरियल कहाँ होना चाहिए? इधर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। और यहाँ पे वो अदर मटेरियल कुछ ज्यादा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए ना भाई, तभी तो इससे ये ऑलमोस्ट डबल है और इससे ये ट्रिपल है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? व्हाट इज दिस पार्टिकल? ये है क्या चीज? अगर ये चार्ज होता, अगर ये चार्ज होता, ठीक है, अगर ये चार्ज होता तो हम इस पे डबल चार्ज होता, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। अगर ये चार्ज है, ये प्रोटॉन है और ये कोई चार्ज पार्टिकल होता, अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता, थिंक ऑफ इट, सम कोई चार्ज पार्टिकल होता, तो भाई इसका टोटल चार्ज जितना होता उसके हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक है और यहाँ प्रोटॉन एक है, तो भाई ये अनचार्ज होना चाहिए। सो दिस दिस शुड बी अनचार्ज पार्टिकल। तो ये क्या मिला हमारे को? यानी कि एक छोटी सी अभी जो मैंने बात की आपसे, उसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए अनचार्ज पार्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनचार्ज पार्टिकल होना चाहिए। ये अनचार्ज पार्टिकल होना चाहिए, अनचार्ज पार्टिकल होना चाहिए। एंड इस अनचार्ज पार्टिकल का, ये जो अनचार्ज पार्टिकल होना चाहिए, इस अनचार्ज पार्टिकल का जो मास है, ये तो कंफर्म है कि अनचार्ज पार्टिकल होना चाहिए। एंड शुड हैव मास, शुड हैव मास, इसके पास मास होना चाहिए, इसके पास मास होना चाहिए। और वो मास किसके बराबर होना चाहिए? इज इट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन? तो ऐसा लगा था कि ये प्रोटोन के मास के बराबर होना चाहिए, ऐसा आइडिया था, ठीक है जी। तो यानी कि दिस क्वेश्चन केम ओवर हियर कि व्हाई सम आइसोटोप्स हैव हेवियर मास। तो इसका मतलब कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सम अनचार्ज पार्टिकल एंड शुड हैव मास, इसके अंदर में कुछ मास होना चाहिए। ये बात आइसोटोप के एग्जिस्टेंस से आ गई। अब आइसोटोप के एग्जिस्टेंस से जब ये बात आई, तो मैं अब आपको यहाँ पे इस टॉपिक पे लेके, ठीक है, एग्जिस्टेंस तक तो हमने बात समझ लिया। और इस डिस्कशन में हमने ये समझा कि भाई ठीक है, इस डिस्कशन में हमने ये समझा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए?
कोई अननोन पार्टिकल होना चाहिए जो कि अनचार्ज होना चाहिए, उसके पास मास होना चाहिए। अब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो सी व्हाट वी आर सेइंग नाउ हियर कि हुआ क्या कि चार्डविक साहब जो थे, जेम्स चार्डविक की बात हो रही है, जेम्स चार्डविक, जेम्स चार्डविक की बात करें, दिस जेंटलमैन was all was also the student, not a student, he was a research scholar under Rutherford. I mean, working under Rutherford, under Rutherford, यानी अर्नस्ट रदरफोर्ड के अंदर ये साहब काम कर रहे थे, रदरफोर्ड के साथ काम कर चुके थे। तो ही वॉज वर्किंग अंडर दिस, ही वॉज, इनकी स्टोरी और भी कुछ है बट हमारा पर्पस यहाँ पे ये नहीं है। सो वर्किंग अंडर अर्नस्ट रदरफोर्ड, चार्डविक को पता चला कि कुछ लोग, राइट, कुछ लोग, उन कुछ लोगों ने एक रिसर्च कर रखा है, और वो रिसर्च कुछ इस तरीके से था। लुक एट दिस हियर, मैं आपके सामने एक एक he was he was working for what, like working under Ernst Rutherford, and he was working on radio रेडियो एक्टिव डीके पे ही काम कर रहे थे, क्योंकि दैट वाज द सब्जेक्ट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वाज वर्किंग ऑन रेडियो एक्टिव डीके पे, तो रेडियो एक्टिव डीके पे ये साहब काम कर रहे थे। सो व्हाट ही फाउंड, लाइक हिज सम ऑफ द साइंटिस्ट फाउंड, लाइक कि एक सैंपल लिया इन्होंने, लेट सपोज एक, आई एम शोइंग, ये एक, लुक एट दिस हियर, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आई एम सेइंग दैट कि इसमें पोलिनियम है। पोलिनियम, पोलिनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये पोलिनियम पड़ा हुआ है, इस पोलिनियम से अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट से बाहर निकलता है। तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, और उसको हम लोग अगर बेरिलियम के ऊपर, इसके ऊपर बेरिलियम के ऊपर, लेट सपोज यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर आया, और ये जो अल्फा पार्टिकल, और ये कौन है, पोलिनियम है, दिस इज पोलिनियम। सो ये जो पोलिनियम है, और इससे जो अल्फा पार्टिकल, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इससे जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल के आ रहा है, ये अगर बेरिलियम के ऊपर, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये बेरिलियम है, दिस इज बेरिलियम, बेरिलियम के ऊपर ये अल्फा पार्टिकल जब बॉम्बार्ड होता है, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ बन के आता है बाहर। आई मीन दिस रिजल्ट्स सम केमिकल रिएक्शंस लाइक दिस, लुक एट दिस हियर। अगर मैं 2 अल्फा 4, और यहाँ पे बेरिलियम हमें मालूम है कि दिस इज 4 and 9, तो अगर हम इसको ऐसे बाहर करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है कार्बन 6C12, एंड दिस कम्स आउट हियर, राइट। यहाँ पे जो बाहर आता है वो कोई पार्टिकल बाहर आता है, वी डोंट नो व्हाट दैट पार्टिकल कम्स आउट हियर, बट जो पार्टिकल आएगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल हमने एक्स रख दिया, क्या नाम रखा उसका, एक्स, लेट सपोज हमने एक्स रख दिया। तो भाई मास कंजर्वेशन और उनकी बात करें तो यहाँ पे कोई पार्टिकल हमने रखा एक्स, यहाँ पे रखा एक्स, एंड दैट इज 0 और 1। भाई 2 और 4 6 हो गया जी, और ये 4 9 13 हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसा आना चाहिए। तो जो पोलिनियम से जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता था, वो जब बेरिलियम के ऊपर स्ट्राइक करता था, तो जो वो बाहर निकलता था, तो हमें ये मिलता था, और ये वाला जो है, ये एक रेडिएशन के फॉर्म में आता था। दिस इज समथिंग लाइक, एक कोई पार्टिकल निकलता था, और उस पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती थी। सो वी यूज टू कंसिडर दैट इज अ रेडिएशन। हम इसको क्या मानते थे, रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी, रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, बहुत ध्यान से सुनना है। यानी कि पोलिनियम के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, और जब इस अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया बेरिलियम के ऊपर, दिस इज नॉट डन बाई चार्डविक, चार्डविक हैव एक्सप्लेन दिस, राइट। सो जब ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर पड़ता था, और फिर यहाँ से जो आउटकम में एक रेडिएशन निकलता था हायर एनर्जी का, ये हम लोग उस टाइम पे मानते थे, ये एक्स लिखा हुआ हमने, ये एक्स क्या है उसकी बात करें, तो रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी माना जाता था। क्योंकि भाई इसके पास जो वो निकलता था, उसका कोई इलेक्ट्रिकल करेक्टर नहीं था, उसके पास कोई चार्ज नहीं था। उसको हम लोग अगर विल्सन क्लाउड चैम्बर से पास कराएं, तो हम लोग और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखते थे, तो उसका कोई डेविएशन नहीं होता था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब कि कोई ना कोई अनचार्ज पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल से बना हुआ रेडिएशन है। और उन दिनों हम लोगों के पास जो रेडियो एक्टिव के ऊपर जो रिसर्च था,
उसके थ्रू हमें मालूम था कि भाई किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो रेडियो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं वो अल्फा पार्टिकल होता है या बीटा पार्टिकल होता है या गामा रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। तो जो वो गामा रेडिएशंस मानते थे हम लोग उसको फोटोन मानते थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी है एंड मे बी गामा रेडिएशन, मे बी गामा रेडिएशन ऐसे मानते थे। ठीक है जी। और जब इस गामा रेडिएशन को, ये जो गामा रेडिएशन है, इसको बम्बार्ड आई मीन इसको अलाउ किया गया, व्हेन दिस गामा रेडिएशन वाज अलाउड टू फॉल बैक, लाइक यहाँ पे जरा ध्यान से यहीं पे ये बात रखना चाह रहा हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक, दिस इज आई एम सेइंग वैक्स का, यानी कि पैराफिन समझ लो, मोमबत्ती कह लो, वैक्स रख दिया गया। और जब ये रेडिएशन यहाँ पे ऐसे अलाउ किया, यानी कि एक्स जो था, राइट, ये जब जाकर इसके ऊपर बम्बार्ड किया, और ये पैराफिन है, तो इससे ना, जब ये इसके ऊपर बम्बार्ड करता था तो उसका कुछ आउटकम ये होता था कि भाई ये जो बचा है होता है ही, और यहाँ पे एक हाई प्रोटोन बाहर आता था। क्या बाहर आता था? प्रोटोन बाहर आता था। एक प्रोटोन बाहर आ जाता था, एक हाइड्रोजन लूज, लाइक प्रोटोन और हाइड्रोजन में क्या फर्क है भाई? प्रोटोन का मास हाइड्रोजन के मास से बहुत करीब है, और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन बना हुआ। सो एक प्रोटोन यहाँ पे बाहर आ जाया करता था। ये बात सुन रहे हैं आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ? आई एम सेइंग दैट, मैं अभी ये पूरा सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूँ। तो जेम्स चार्ट की, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात हो रही है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। सो आई एम सेइंग दैट कि जेम्स चार्डविक के ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, और जो हमारे पास, यानी कि, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लेके मैं ये बात ऐसे कहूंगा कि हमारे पास ये सवाल जो था कि वाई आइसोटोप्स हैव सम हैवियर मास, तो उसके पीछे हम लोगों ने ये थॉट सोचा कि भाई ठीक है, कोई ना कोई इसके अंदर क्या होना चाहिए, अनचार्ज पार्टिकल होना चाहिए, और उसका कुछ मास होना चाहिए। और ये चार्ज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज होगा तो इसके हिसाब से जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होना चाहिए उसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल यही प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। और इसका मास अगर इतना है, और इसका ये, इसके ऊपर चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो इसके लिए भी यही होना चाहिए, और ये फिर अनचार्ज होना चाहिए। ये लॉजिकली हैज बीन सेड कंप्लीटली। एंड सम बेकर नाम के, बोथे एंड बेकर नाम करके कोई दो लोग थे, जिन्होंने पोलोनियम से जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, उसको उन्होंने बेरिलियम, आर्टिफिशियल एक रेडियो एक्टिविटी होता है, क्या होता है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर अटैक कराया, और जब अटैक कराया तो उसमें कार्बन के न्यूक्लियस बन के आया, 6C12 बन के आया, प्लस उसको निकलने के अलावा एक हाई एनर्जेटिक रेडिएशन बाहर निकल के आई। और जो हाई एनर्जेटिक रेडिएशन बाहर निकल के आई, क्योंकि उसके पास, उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया, मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया, तो अगर वो अपने पाथ से डेविएट नहीं हो रहा था, इसका मतलब कि वो अनचार्ज था, यानी कि उसका इलेक्ट्रिकल करेक्टर नहीं था। और उन दिनों हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मालूम था कि वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, गामा रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड उसके वो चार्ज कोई कैरी नहीं करता है। तो हम लोग ये मानते थे कि ये कोई गामा रेडिएशन होना चाहिए, इज दैट ओके ना? और फिर ये गामा रेडिएशन, मे बी गामा रेडिएशन, हियर आई एम राइटिंग मे बी, मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, मे बी गामा रेडिएशन, आई एम सेइंग दिस मे बी गामा रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते थे कि भाई ये है क्या चीज, व्हाट इज दिस? तो बोलेगे मे बी और गामा रेडिएशन। तो इस, ये मास कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से और चार्ज कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से हम लोगों को आइडिया था कि इसके ऊपर चार्ज 0 होना चाहिए और इसका मास 1 होना चाहिए, इज दैट ओके ना? और जब इसको फर्दर हमने किसी वैक्स के ऊपर, कैंडल के ऊपर हमने जब इसको बम्बार्ड कराया, इसको अलाउ किया इसके ऊपर फॉल होने के लिए, तो यहाँ से एक फर्दर पार्टिकल जो बाहर निकल के आई, वो था प्रोटोन। क्या निकल के आया? प्रोटोन बाहर निकल के आया। अब हम लोग अचंभे में पड़ गए कि ये प्रोटॉन बाहर निकलने का मतलब क्या है भाई? व्हाट इज द रीजन ऑफ हैविंग प्रोटॉन आउट, यानी कि इस वैक्स से प्रोटॉन कैसे बाहर निकल के आ रहा है? इट्स अ हाइड्रोकार्बन है ये, और इसमें से ये एक हाइड प्रोटॉन कैसे बाहर आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन, किसी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर का कोई प्रोटॉन बाहर कैसे आ रहा है? कैसे कोई हाइड्रोजन के ऊपर थर्ड से मार करके उसको बाहर निकाल दिया गया? भाई अगर हाइड्रोजन की बात करें तो भाई उसका न्यूक्लियस है, और एक न्यूक्लियस है, और उसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज कर लो, इसका इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये बताया गया कि पहली बात कि अगर ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, दिस इज अ प्रोटॉन,
और हम इसको गामा रेडिएशन मान रहे हैं, तो इस गामा रेडिएशन की एनर्जी अगर हम इसको गामा मानेंगे एंड मानेंगे कि भैया इट हैज नो चार्ज एंड नो मास, भाई ये तो मास कंजर्वेशन एंड चार्ज कंजर्वेशन से हम ये सस्पेक्ट करें कि इसका ये होना चाहिए मास, दैट्स करेक्ट, ये उसके हिसाब से होना चाहिए। बट ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन को जब हम इस पे अलाउ करते हैं तो ये बाहर निकल के आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं और एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, तो उसके हिसाब से ये जो पार्टिकल होना चाहिए, इस पार्टिकल से जिसका एक मासलेस पार्टिकल है, एक मासलेस पार्टिकल से हम उम्मीद करें कि वो जा करके इसके अंदर के कुछ मास को बाहर निकाल दे, तो बड़ी अजीब सी बात हो रही थी। और ऐसा होने के लिए इसका जो एनर्जी होना चाहिए वो बहुत हाई एनर्जी होना चाहिए। इट शुड बी समवेयर 16 और 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए, 16 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए। बट वी न्यू दैट कि जो गामा रेडिएशन किसी भी न्यूक्लियर डिके में जो बाहर आती है वो हार्डली 2 MeV का होता है, दो या 2.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो ये कैसे बाहर आ गया? तो इस बात पे जब इसका एक्सप्लेनेशन चार्डविक ने दिया, ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट हियर, फिर इस रेडिएशन को जो यहाँ से बाहर निकला, इसको उन्होंने नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्ड कराया, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर भी बम्बार्ड करके देख लिया, फिर दूसरे अल्फा पार्टिकल के ऊपर बम्बार्ड करके देखा। तो फिर 2-3 और एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स में ये बात निकल के आई कि ये जो पार्टिकल है इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास मास है, एंड इसका मास मोरलेस प्रोटॉन के मास के बराबर है, एंड दिस इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, देयरफॉर इट इज नोन एज न्यूट्रॉन। सो दिस वाज proposed by जेम्स चार्विक। तो आपको पूरी की पूरी न्यूट्रॉन डिस्कवरी के बारे में मैंने बात बता दी कि जेम्स चार्विक ने इस घटना को, प्लीज अंडरस्टैंड, पोलिनियम बेरिलियम के ऊपर अटैक किया गया, ये वो केमिकल इक्वेशंस बनता है, ये कोई पार्टिकल हो पहले हम लोगों ने माना कि ये कोई रेडिएशन है हाई एनर्जी का और ये कोई गामा रेडिएशन होनी चाहिए, और इसको गामा रेडिएशन को जब इस पे अलाउ किया गया तो यहाँ पे प्रोटॉन बाहर निकला। और फिर जब एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाया गया तो उसके हिसाब से इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, और एक्चुअली ये इतनी एनर्जी इससे तो निकल के नहीं आ सकता, क्योंकि जितनी भी गामा रेडिएशन निकलती हैं उन सब का यानी कि मास एनर्जी कंजर्वेशन और वो सब कुछ लगा दिया जाए तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भैया इसकी एनर्जी होनी चाहिए 16 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ऐसा कोई रेडियो एक्टिव डिको नहीं है जिसमें गामा रेडिएशन इतनी एनर्जी की निकलती हैं। फिर इसको एक दूसरे थॉट से चार्विक ने अप्लाई किया। ही सेड दैट ही कंसीडर्ड कि ये न्यूट्रल है और इसके मास को हम 1 मान के चलते हैं, और ये मास कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन लगा करके और फिर इस पे कैलकुलेट किया तो उन्होंने बोला कि ओके इट इज अ पार्टिकल हैविंग अ जीरो चार्ज एंड हैविंग अ मास, और मास ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन बट एक्चुअली लिटिल बिगर देन प्रोटॉन, राइट। और दिस एक्सपेरिमेंट वाज लाइक, इसको जैसे वैक्स के ऊपर डाला गया, इसको हम लोगों ने दूसरे सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन के ऊपर भी बम्बार्ड कराया, नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्ड कराया, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन जैसे होता है इनके बम्बार्डमेंट करके फिर हमने जब देखा तो ये कंफर्म हो गया कि दिस इज अ न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल हैविंग अ मास वेरी नियर इक्वल टू प्रोटॉन बट बिगर देन प्रोटॉन, और इसको हम लोगों ने न्यूट्रॉन कहा। अब जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई एंड दिस फॉर दिस जॉब he was awarded Nobel Prize in 1932, right, 1935 में, 1935 में इनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला, और 1932 में ऑलमोस्ट ये हमारे पास डिस्कवरी सामने थी, राइट, दिस न्यूट्रॉन की। सो अब न्यूट्रॉन जब डिस्कवर्ड हो गया तो अब हमारे पास वाई आइसोटोप्स हैव हैवियर मास, तो हम लोगों ने ये कहा कि जब इनकी पैकिंग की जब इनकी पैकिंग की, भाई एक न्यूक्लियस बनाया, एक प्रोटॉन और उसके साथ एक न्यूट्रॉन पैक हुआ, तो भाई एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जब पैक हुआ इस तरीके से, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जब इस तरीके से पैक हुए, तो इनका जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो इनके चार्ज की वजह से, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मास, राइट। तो चार्ज जो एट्रीब्यूटेड है वो प्रोटॉन की वजह से और उसकी वजह से वहां पे सेम इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दैट मे बी ड्यू टू द डिफरेंट मासेस। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ने हमारे लिए इन चीजों को एक्सप्लेन करना आसानी से सिखा दिया। सो नाउ न्यूट्रॉन डिस्कवरी हो गई, तो आइसोटोप्स के बारे में हम बात कर रहे थे और न्यूट्रॉन डिस्कवरी को भी हमने समझ लिया। नाउ वी कम टू
नो फर्दर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो हम लोगों ने फिर जब न्यूट्रॉन के बारे में हमें पता चल गया, न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया, फिर हमारे पास कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे सामने अच्छे तरीके से हो गई। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर में, तो पहला तो ये आइसोटोप्स की बात कर लेंगे हम, किसको, आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोबार्स की बात कर लेते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट आइसोटोन्स की बात कर लेते हैं, आइसोटोन्स की बात कर लेते हैं, राइट। तो आइसोटोप्स की बात करें तो इसका मतलब, let's talk about isotopes. So we say that isotopes like same, belonging to same element, belonging to same element को belong करेगा, belonging to same element, right? Okay, same element को belong करेगा, इसलिए same atomic number होगा, same atomic number होगा, and this means same proton number होगा, I mean this means same proton number होगा, proton number होगा। नंबर 3, डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट मास होगा, एंड मासेस डिफरेंट होने का मतलब दिस इंप्लाइज कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होएगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होएगा, जो कि हमें मालूम हो गया न्यूट्रॉन के बारे में। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। सो आइसोटोप्स की बात करें तो बिलोंगिंग टू सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, सेम प्रोटॉन नंबर, डिफरेंट मास एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस क्या होगी, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, this is 4 and this is 5, same position in periodic table, same position in periodic table, right? तो इसके एग्जांपल में आप 1H1 1H2, राइट, 1H2 1H3, ठीक है, 1H3, फिर उसी तरीके से अगर आप 6C12 एंड 6C14, राइट, 6C14, सो दिस आर लाइक व्हाट, ये आइसोटोप्स हैं। फिर उसी तरीके से हम आइसोबार्स की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा कि भाई ठीक है, बिलोंगिंग टू, इसकी बात करेंगे, बिलोंगिंग टू डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट को बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है जी। इनका चूंकि डिफरेंट एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा, मीन्स डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, बिलोंगिंग टू डिफरेंट एलिमेंट होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। फिर मास नंबर, आई मीन सेम मास है इनके पास, सेम मास है इनके पास। अब भाई प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है और मास सेम है, सो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होएगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी, राइट। और पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम नहीं होगी, सो 1 2 3 4 एंड डिफरेंट, आई मीन different position in periodic table, different position in periodic table, position in periodic table, clear है भाई, right? इसके examples की अगर आप बात करें, so see, let's talk about, जैसे हम 7 नाइट्रोजन 14 की बात कर ले और 6C14 की बात कर ले, so what we see here, the mass is same but what we find, the proton number are different, clear है ये point, ठीक है जी। से इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हम चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट आइसोटोन्स की बात करें। सो अगर हम आइसोटोन की बात करें, टॉकिंग अबाउट आइसोटोन्स नाउ। सो आइसोटोन्स की बात करने का मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है, बिलोंगिंग टू बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, भाई एलिमेंट डिफरेंट होएगा, और मास, आई मीन डिफरेंट प्रोटोन नंबर होंगे, डिफरेंट प्रोटोन नंबर होगा, मास प्रोटोन नंबर होगा, और डिफरेंट न्यूट्रॉन, आई मीन डिफरेंट मास होएगा, डिफरेंट मास होगा, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। सो अगर आप इसके एग्जांपल की बात करें, सो यू कैन टॉक अबाउट लाइक
पोटेशियम की बात कर लें लाइक K1939, और कैल्शियम की बात कर लें 2040, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। सो दीज आर लाइक सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अब यहाँ पे आइसोटोप, आइसोबार्स और आइसोटोन्स की बात समझने के बाद हम लोगों ने एक सवाल समझना था। यहाँ पे मैंने बात कही थी, यस, कि लुक एट दिस हियर, कि अगर हाइड्रोजन के मास को, राइट, हाइड्रोजन के मास को अगर एक एक कंसिडरेशन में ले जाए कि इसको हम एक स्केल माने, तो बाकी सबका मास जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाकी सबका जो मास होना चाहिए बिल्कुल इंटीग्रल नंबर में होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। सो व्हाई दिस डज नॉट हैपन? तो उसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। सो इट इज द आइसोटोप बिकॉज ऑफ विच, राइट, वी फाइंड various average atomic mass of various element is in fraction. So this is what we wanted to tell you, like it is, ये नोट करके बात आपको बताई जा रही है, it is the presence of, it is the presence of isotopes, it is the presence of isotopes due to which average atomic mass average atomic mass is in fraction instead of integral multiple, instead of integral multiple integral multiple of mass of hydrogen atom, समझ में आ रहा है? It is the presence of isotopes due to which average atomic mass is in fraction instead of integral multiple of mass of hydrogen atom. How भाई? So like एग्जाम्पल के नजरिए से अगर आप देखें, तो सपोज कर लो यहाँ पे क्लोरीन का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, we would like to take the example of chlorine. So let me take the data. So the example is like क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग. So we know chlorine has two isotopes. क्लोरीन के जो दो आइसोटोप्स हैं उनको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 17 क्लोरीन एंड दिस इज 35 एंड 37, समथिंग लाइक दिस. ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं. सो इट इज फाउंड दैट कि क्लोरीन के जो ये दो आइसोटोप्स हैं, अगर आप कहीं पे क्लोरीन का सैंपल लेके आओगे, सो सपोज कर लो आपने 10 ग्राम क्लोरीन लेके आए, तो उस 10 ग्राम क्लोरीन के अंदर क्लोरीन का कहीं ये भी न्यूक्लियस होएगा और ये भी होएगा भाई. तो उसमें देखा गया कि जो उनका एबंडेंस है, यानी कि इसके और इसकी बात करें, तो किसी भी सैंपल में इनकी जो परसेंटेज, इसका परसेंटेज 75.4% है, 75.4% है, और इसका जो है 100 में से माइनस करो तो 24.6% है. यानी कि आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप एक क्लोरीन 10 ग्राम क्लोरीन कहीं से लेके आते हैं, मतलब नेचुरली जो अकरिंग क्लोरीन कहीं मिल रहा है वहां से उठा के लेके आए, और उसमें आप पाओगे कि ये वाला आइसोटोप इतना परसेंट होगा और ये वाला आइसोटोप इतना परसेंट होएगा, तो एवरेज क्लोरीन का मास कितना होगा, एक एटम का मास कितना होगा. सो इफ इट इज लाइक दिस, तो यहाँ पे ये देखा गया कि भाई अगर ये जो क्लोरीन 35 होता है, इसका एक्चुअल मास स्पेक्ट्रोमीटर के हिसाब से देखें तो 34.48 एमयू होता है. यस, 34.4, ये 34.98 है, 34.98 एमयू है, एंड दिस इज 36.98 एमयू है. इसलिए इसको हम लोग 35 लिख रहे हैं यहाँ पे और इसको 37 लिख रहे हैं. तो यहाँ बात ये बताने की कोशिश हो रही है कि भाई क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है, भाई क्लोरीन का ये वाला जो आइसोटोप है उसका मास 35 है, क्लोरीन का ये वाला आइसोटोप है जो 37 है, बट एक्चुअली हम क्लोरीन का जब एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं तो वो 35.5 आता है. सो क्यों आता है, उसका जवाब ये हुआ कि भाई क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं. अगर किसी एक न्यूक्लियस की बात करें तो देखो वो हाइड्रोजन के मास के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट क्या हुआ भाई, दिस इज यू आर फाइंडिंग ऑन द एएमयू स्केल, ऑलमोस्ट ये 35 टाइम्स है और इट इज 37 टाइम्स है. So, but average atomic mass of chlorine we take 35.5. So, why it comes like this? Why it is like this? तो इसका आंसर ये है कि जब हम
किसी सैंपल में लेते हैं तो उसमें इतना परसेंट क्लोरीन का होता है, इतना इतना परसेंट इस क्लोरीन का होता है, इतना परसेंट इस क्लोरीन का होता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम कहें कि 34.98 वाला 75.4 है, और 100 लेट सपोज 100 आपने ले लिया, लेट सपोज 100 100 आपने क्लोरीन के न्यूक्लियस लिए, तो 100 क्लोरीन के न्यूक्लियस लिए, उसमें से 75.4 वाले तो ऐसे होंगे, और 36.98 वाला कितने का होगा भाई, 24.6% वाला होगा। एंड दिस डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो ये क्या निकलेगा, एवरेज मास निकलेगा, ऑलमोस्ट एवरेज मास निकलेगा। और इसको आप सॉल्व करते हैं, सो दिस वैल्यूज कम्स आउट 35.46 यू। इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 30.5 यू लिखते हैं। So this is how we understand it is the presence of isotopes due to which average atomic mass is in fraction instead of integral multiple of mass of hydrogen atom. So this is what we are saying कि अगर यहाँ पे देखें, so theoretically mass of any atom should be nearly uh, integral multiple of mass of hydrogen. मतलब ऑलमोस्ट इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली नहीं होएगा, बट पता चलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो गया भाई। तो उसके पीछे का रीजन हम लोगों ने बड़े अच्छे से समझ लिया। सो नाउ गाइस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट लुक एट दिस हियर। ये सारे टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लिए, हम इसकी बात कर ली। अब हम लोग साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। सो लेट्स गो फॉर दिस पार्ट नाउ, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। सो सी व्हेन वी टॉक अबाउट साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पे ना चार पांच बातें हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। पहली बात की देखो, हम लोगों ने यहाँ पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी समझ ली, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद इन आइसोटोप्स के बारे में बात हमने कर ली। तो जो न्यूट्रॉन जब डिस्कवर हुआ तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितने के बराबर आया। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन में कितने का फर्क है। तो पहले मैं ये बिफोर कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर आई वुड लाइक टू मेंशन, ये नोट करके मैं समझाना चाहूंगा। लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें। सो मास ऑफ प्रोटॉन तो हम लोगों ने यहाँ पे डाटा में लिखा हुआ है 1.0, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727, देख रहे हैं 1.00727, 1.00727 00727 यू। और मास ऑफ अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, दिस वैल्यू कम्स आउट 1.008 1.008 008 यू, ये रिजल्ट है 1.0086 यू। सो और अगर किलोग्राम में हम इन दोनों की वैल्यूज की बात करें तो दिस इज 1.662 समवेयर लाइक 1.6, हम लोगों ने यहाँ पे किलोग्राम में भी वैल्यूज लिखी हुई है प्रोटॉन की, राइट। नो वी हैव नॉट रिटन हियर, राइट। सो दिस इज 1.672, 1.6 just for a while. So it is 1.672 और इंटू 10 का पावर माइनस 27, एंड यहाँ पे अगर वैल्यूज देखें तो 1.674 वी राइट समथिंग लाइक दिस इंटू 10 का पावर माइनस 27 किलोग्राम। So this is the difference, right? Mass of proton and mass of neutron. So you can understand there is a slight difference between these two, mass of proton और mass of neutron में। ये बात हम लोगों ने पहली बात तो समझ ली, चूंकि हम साइज की बात करने जा रहे हैं, उसकी बात करें, और चूंकि हमने यहाँ पे मास नंबर का एक डेफिनेशन पढ़ा था, राइट, कि भाई इट टेल्स दैट एन एटम इज हाउ मच हैवियर इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ मास दिस। तो मास नंबर को अब हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक when we talk about mass number, so mass number is it is the sum of number of protons and neutrons in nucleus of atom, ठीक है जी। मास नंबर इज लाइक दिस। तो किसी लाइक जैसे क्लोरीन का ये मास नंबर था, इस क्लोरीन का ये मास नंबर था, इज लाइक दिस, इधर हो गया ना। तो ये मास नंबर है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट बाय ए। और फिर हमें ये बात पता होना चाहिए कि इसको ए से रिप्रेजेंट, तो इसको
आई एम सेइंग इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मास नंबर, राइट। और किसी भी एटम को, लाइक लेट सपोज देयर इज अ एटम, तो ये उसका जेड और ये ए मास नंबर ऐसे लिखते हैं। दूसरा तरीका लिखने का ये एक्स जेड ए ऐसे लिख सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्स जेड ए। दिस इज हाउ द तरीका टू राइट किसी भी एटम का या किसी भी न्यूक्लियस का ये मास लिखने का ये तरीका है। इज दैट ओके ना? इन पॉइंट्स के बाद, जैसा कि मैं इसकी बात करता, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा था। नाउ लुक एट दिस, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक जब कर रहे थे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर रहे थे, तो वहां पे एक बात कही जा रही थी, और वो मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझाया था कि लुक, इफ यू कंसिडर देयर इज अ न्यूक्लियस, ध्यान से समझना, इफ यू कंसिडर देयर इज अ न्यूक्लियस एंड देयर इज अ ऑर्बिट, देयर इज अ ऑर्बिट अराउंड अराउंड दिस, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ कोई कोई इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। और जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराते थे हम लोग, तो हम लोग कहते थे कि भाई अगर एक अल्फा पार्टिकल आपने लिया और उस अल्फा पार्टिकल को आपने यहाँ से, इस अल्फा पार्टिकल को ध्यान से सुनना है इस बात को, अगर इस अल्फा पार्टिकल को आप यहाँ से बम्बार्ड कराते, तो वो किस हद तक जाता था? तो हम लोगों ने इसका आंसर यहाँ पे लिया था, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल लेते थे, और हम लोगों ने यहाँ से ये उम्मीद किया था कि इसकी जो मतलब इस डाटा के हिसाब से ये बहुत कहीं पास से, इधर से कहीं से लौट के आ जाता था, और उससे हम लोग अंदाजा लगा लेते थे कि ऑलमोस्ट ये somewhere 10 to the power, I should say 4 into 10 to the power minus 14 फर्मी। और अगर हम इसको 15 में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, लाइक लाइक 40 इंटू 10 का पावर माइनस 15 फर्मी फर्मी। तो ये कुछ हमारे पास कैलकुलेशन था अप्रोक्सीमेट, है ना, अल्फा पार्टिकल को जब इतनी काइनेटिक एनर्जी से बम्बार्ड कराते थे। तो जब अल्फा पार्टिकल को इतनी काइनेटिक एनर्जी से बम्बार्ड कराते थे, तो ऑलमोस्ट वो यहाँ कहीं पहुंचता था और फिर वो रिटर्न हो जाया करता था। दिस इज व्हाट वी यूज टू एक्सपेक्ट। अगर हम इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से अगर हम फेंकेंगे अल्फा पार्टिकल को, तो क्या होगा? तो रदरफोर्ड ने, और जो अर्न्स मार्सडेन और हंस गीगर ने जो एक्सपेरिमेंट किया अल्फा स्कैटरिंग का, उन्होंने अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी रखा वो समय कुछ ऐसा रखा। इससे ज्यादा अगर रखते तो क्या होता? तो हम ये उम्मीद करते थे कि अल्फा पार्टिकल अगर इससे ज्यादा एनर्जी से जाएगा तो और क्लोजर जाएगा, और क्लोजर जाएगा, और क्लोजर जाएगा, और फिर उस केस में जो उसका जो डेविएशन था वो बहुत डिफरेंट आता। वो कैसे? क्योंकि फिर जितने ही ज्यादा ये अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के करीब जाएगा, तो इसके अंदर के जो न्यूक्लियंस है, मतलब न्यूक्लियंस बोले तो न्यूक्लियंस, राइट, जैसे हम इंडियंस है, इंडिया में रहने वाले, तो न्यूक्लियंस बोले तो राइट, पार्टिकल्स particles residing in nucleus, residing in nucleus, right। तो वो कौन है भाई? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है। तो जब अगर आप अल्फा पार्टिकल का एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और वो न्यूक्लियस के बहुत करीब जाएगा, तो पता चलेगा न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स उस पर अलग तरीके के फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, और फिर जब वो फोर्स लगेगा तो फिर वो अलग तरीके का उसकी स्कैटरिंग मिलेगी। कुछ जैसा ही स्कैटरिंग वहां पे हमने देखने को मिला था, वैसे स्कैटरिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक सवाल आपके साथ डिस्कस किया मैंने कि इफ अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट towards nucleus with a kinetic energy greater than this, will scattering experiment appear same as it was in case of 5.5 million electron volt? Answer is no। उस केस में स्कैटरिंग जितना बड़ा बड़ा था, वो स्कैटरिंग उतना बड़ा नहीं होगा, बल्कि स्कैटरिंग छोटा दिखने लगेगा, ऑलमोस्ट स्कैटरिंग नहीं देखने को मिलेगा, कुछ अजीब सी कहानी होने लगेगी। और इस बात को समझने के लिए हम लोगों को न्यूक्लियर फोर्स की तरफ डेवलप करना पड़ेगा। वी हैव टू गो टुवर्ड्स न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है जी। तो हम लोगों ने साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे थे यहाँ पे, और सडनली साइज की बात हो रही थी, तो यहाँ पे साइज की बात करते समय हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया था कि ऑलमोस्ट इतना फर्मी होता है। तो यहाँ पे
एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो हमें बताती है, आई मीन एक्सपेरिमेंटल ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, राइट। ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया बेटा कि डिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग अलग तरीके से हो जाएगी, उसके पीछे न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। इफ यू इंक्रीज, लाइक अगर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है इज मच ग्रेटर देन 5.5, आई मीन ग्रेटर देन लिखा है, लाइक अगर ऐसे लेके 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर हमने बड़ा कर दिया, राइट, scattering will be different. Scattering scattering observations will be totally different. Observation will be totally different. Will be totally different due to nuclear forces. Nuclear forces. तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखने की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। So on basis of experimental study, what we are saying, कि what we know that कि अगर हम रेडियस की बात कर रहे हैं, तो वी नो दैट कि अगर r जो है ये प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3 है, वेयर व्हाट इज a इज मास नंबर, a इज मास नंबर, वेयर a इज मास नंबर। इसीलिए मैं इस चीज को जैसे ध्यान आया तो मैंने बोला कि यार ये बताना जरूरी है, ये हमने शायद अभी पीछे डिफाइन नहीं किया था। सो ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी r प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3, and this r is equal to, we write r naught a का power 1/3, and this r naught is a fixed value, ठीक है, this r naught is a fixed value, please understand, ये radius of nucleus की बात हो रही है, ठीक है जी, size and density, r naught is a fixed value, how much this r naught is, how much this r naught, this is 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर, ये r naught की वैल्यू है। सो इसका मतलब कि अगर यू सी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो भाई अगर 1 है, एक प्रोटॉन है, तो आर क्या होना चाहिए, 1 का पावर 1/3, दैट इज 1, सो आर इज इक्वल टू आर नॉट, सो 1.2 इंटू 10 का पावर माइनस 15 मीटर, ऑलमोस्ट दिस विल बी कंसिडर्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, ऑलमोस्ट लाइक, राइट, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन के तरीके से ये कंसिडर किया जाएगा, ठीक है जी। और जैसे जैसे मास नंबर यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, सो उस केस में लाइक ए बढ़ता जाएगा, तो जो उसका क्यूब रूट होएगा ए का पावर 1/3 जो होगा, उसके हिसाब से रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये रेडियस के बारे में ये अवेयरनेस है हमारे पास। अब दूसरी बात यहाँ पे ये समझनी है कि अगर रेडियस ऐसा है तो वॉल्यूम की बात करें और डेंसिटी की बात करें, लाइक सो वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम, लाइक डेंसिटी होता क्या है, तो डेंसिटी इज लाइक मास अपॉन वॉल्यूम, ध्यान से देखना, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है भाई, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होगा भाई, ए मास नंबर है, इतना एएमयू होएगा, है ना, दिस इज एम अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू ए इंटू एक, मतलब मास नंबर इंटू आप 1 mu कह दो या किलोग्राम में वो वैल्यूज रख दो, and that is 1 mu in kilogram we have written is how much, this is a mu we are talking about, so that is almost 1.66 into 10 का पावर माइनस 27, है ना। सो आप कुछ इस तरीके से वैल्यूज लिखने जा रहे हैं, सो 1.66 into 10 to the power minus 27, so you are going to write 1.66 into 10 का पावर माइनस 27, भाई इतना a mu है, और दिस मच आपने यू लिख दिया आपने, दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई एंड आर क्यूब बोले तो ऐसे लिख दिया आर क्यूब। अगले स्टेप में क्या हुआ, दिस इज ए 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27, एंड नाउ 4/3 पाई और आर क्यूब बोले तो क्या आ गया, आर नॉट का पावर क्यूब और ए आ जाएगा, करेक्ट भाई, आर क्यूब मतलब आर नॉट का पावर क्यूब और ये ए हो जाएगा। अब ये ए और ए आपस में कट गए, सो यू सी दिस इज तो 1 mu, और ये 4/3 पाई आर नॉट, ये तो ये आर नॉट ये है भाई, सो ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज ये कांस्टेंट होगी ना, 3 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27,
ये 3 ऊपर चला गया, नीचे क्या है जी 4, पाई इज 3.14 और आर नॉट की वैल्यू क्या हो गई 1.2 इंटू 10⁻⁻15 एंड दिस होल पावर 3। गॉट इट नाउ? सो जरा आप 3 इंटू 1.66 अपॉन 4 इंटू 3.14 और फिर 1.2 का पावर क्यूब करेंगे आप। अभी आप 1.2 का पावर क्यूब को ऐसे रखिए और जरा यहाँ पावर चेक करिए, ये 45 हो गया जी, -45 हो गया, ऊपर जाएगा, सो -27 और +45, सो दिस इज ऑलमोस्ट 18, 10 टू द पावर 18 के करीब हो गया, सो 10 का पावर 18, राइट, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू कम। इसको एंड अगर हम इसको सॉल्व कर दें, सो दिस रिजल्ट इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17, ठीक है ना, 2.3 इंटू 10 का पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कुछ ऐसा डेंसिटी निकल के आ रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आप अंदाजा लगा रहे हैं कि एक न्यूक्लियस जो है उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम का मास है। यू कैन अंडरस्टैंड डेंसेस्ट है, राइट। तो कितनी बार हम लोग न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप मॉडल मानते हैं। व्हाट? लिक्विड nucleus is somehow, nucleus is many of the times taken as a liquid drop model, जैसे वहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास रख करके एक ड्रॉप बन जाते हैं, उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम जैसे डेंसिटी होता है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी माना जाता है। तो न्यूक्लियस जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने ये किसके लिए निकाला, क्या किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए निकाला या सारे न्यूक्लियस के निकाला? मैंने किसी भी न्यूक्लियस की बात कर लो, चाहे वो हाइड्रोजन की बात कर लो या कार्बन की बात कर लो, कोई आइसोटोप की बात कर लो, किसी भी न्यूक्लियस की बात कर लो, सो अलग अलग न्यूक्लियस का रेडियस अलग होएगा बट उसकी डेंसिटी क्या होगी, यूनिवर्सल होगी। ऑल न्यूक्लियस आर ऑफ सेम डेंसिटी, so that is what the takeaway over here, right? all nucleus all nucleus are of same density, same density, same density, and that is equal to 2.3 into 10 का पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एंड न्यूक्लियस इज treated as, this is treated as liquid drop model, like this is this is treated treated as liquid drop model, ठीक है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ना लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहने का क्या मतलब, जैसे आपने वाटर के बारे में आप क्या 10 का पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, उसके कंपेरिजन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डेंसेस्ट इट इज। तो हम लोग साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, अब हम लोग मास डिफेक्ट की तरफ और पैकिंग फ्रैक्शंस की तरफ चलेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। विल टॉक अबाउट दिस मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। बस नजर लगाओ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला कि भाई मास ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस को एग्जैक्टली सम कर दो तो ये इतना आ जाएगा। और मैंने बोला स्पेक्ट्रोमीटर से मास, स्पेक्ट्रोमीटर से एक्चुअल मास निकाला जाता है ना। अब आपको एक नई बात बताई जा रही है, ये अभी जो बात मैंने बताई उसके कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखिएगा। सो नाउ वी आर सेइंग दैट व्हाट इज, पहले इस समझे मास डिफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट ऐसा देखा गया है, मास डिफेक्ट ऐसा देखा गया है कि भाई कोई भी न्यूक्लियस या कोई भी एटम, उसके पास एक प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और आपने प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास सबको अपने अलग अलग निकाल दिया है, और आपको पता है कि इसमें इतना प्रोटॉन, इतना न्यूट्रॉन और इतना इलेक्ट्रॉन है, तो उन सबका सम करके जो आप मास निकालते हैं, पता चलता है कि उसका स्पेक्ट्रोमीटर में जब आप मास निकालते हैं उस एटम का, तो मास उतना नहीं आता बल्कि उससे कम आता है। सो मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज, it is defined as it is defined as it is defined as difference difference between difference between theoretical theoretical and practical mass, practical mass practical mass. What we are saying, it is defined as difference between theoretical and practical mass. So delta m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास theoretical
माइनस मास प्रैक्टिकल, मास थ्योरेटिकल और माइनस मास प्रैक्टिकल, ये हमारा डेल्टा एम है। सो फॉर एग्जाम्पल राइट, सपोज कर लो आप सोडियम की बात कर ले, फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करते हैं। सो सोडियम हैज व्हाट, इट हैज 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स, राइट। तो भाई इसका एक्सपेक्टेड मास क्या हुआ, थ्योरेटिकल मास क्या हुआ, थ्योरेटिकल मास इसका क्या हुआ, इसका थ्योरेटिकल मास हुआ भाई 11 इंटू प्रोटॉन का मास 1.00, राइट, 1.00। अभी देखो हमने न्यूट्रॉन का मास भी पढ़ा है हमने और इलेक्ट्रॉन का भी मास हमने पढ़ा है। सो आप 0 पॉइंट ट्रिपल टाइम्स 0.55 और 1.00727। सो सो ईयर 11 टाइम्स 1.00727, ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। फिर 11 इंटू 0.00055 ये लिख दिया। और फिर 12 इंटू 1.008, और एक टर्म था यहाँ पे 1.00866, है ना। सो 1.00866 समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे कर दी, ये थ्योरेटिकल मास हुआ। लेकिन जब प्रैक्टिकल मास सोडियम का हम निकालने जाते हैं तो वो 23 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, राइट। अब इस मास को अगर आप सम करें और ये प्रैक्टिकल मास लेट सपोज 23 एमयू हमने कह दी, तो इस थ्योरेटिकल मास को आप सम करके निकालें और ये निकालें, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो जीरो नहीं आएगा। यानी कि मास थ्योरेटिकल माइनस मास प्रैक्टिकल करेंगे, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, नो, इट इज दिस डेल्टा एम इज गोइंग टू बी लाइक, जो भी मास थ्योरेटिकल आएगा तो मास प्रैक्टिकल आएगा, इसको हम लोग मास इफेक्ट कहें, आई मीन मास डिफेक्ट कहेंगे। तो किसी भी एटम का, लाइक हाउ टू फाइंड मास डिफेक्ट ऑफ एटम, मास डिफेक्ट ऑफ एटम, मास डिफेक्ट ऑफ एटम कैसे निकाला जाएगा भाई। सो इट इज डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या करेंगे, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, फिर जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर ए माइनस जेड इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, और फिर माइनस मास ऑफ एटम जो भी प्रैक्टिकल मास होगा, उसका प्रैक्टिकल मास अगर m है तो दिस वी विल राइट लाइक दिस, उसकी जो भी वैल्यू होती होगी, और इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये होगा मास डिफेक्ट ऑफ एटम। अगर मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, तो क्या करेंगे, जेड इंटू, अच्छा बेटे एक बात और समझना चाहिए, कितनी बार हमसे मास डिफेक्ट निकालने में ना प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास अलग अलग दिया हुआ रहेगा, और जो डाटा में दिया हुआ रहेगा ना, लाइक क्वेश्चन के अंदर जो डाटा में दिया हुआ कि न्यूट्रॉन का मास इतना है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्रोटॉन का मास इतना है, उसी डाटा को यूज करना है, अपने तरफ से कुछ और यूज मत करना, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर की गलती हो जाएगी तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसी डाटा को यूज करना है, अपने तरफ से मेमोराइज डाटा यूज नहीं करना, वो ठीक है। आई मीन आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ओके, यू हैव गॉट इट, वन। नंबर टू, कि कितनी बार क्वेश्चन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास ना दे करके वहां पे हाइड्रोजन का मास दिया होता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड और मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर माइनस एम कर देंगे तो भी निकाला जा सकता है। और इसको अगले स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर माइनस प्रैक्टिकल मास, ऐसे भी निकाला जा सकता है। अगर हाइड्रोजन का मास दिया हुआ तो इसका ये मीनिंग है, इस तरह के नाम इस डाटा को यूज करेंगे। और मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटोन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर जो प्रैक्टिकल मास न्यूक्लियस का दे रखा होगा उसको इस तरीके से सॉल्व करके ये निकालेंगे, ये होता है मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट समझाया कि ये होता क्या है। नाउ व्हाट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, सो इसी पेज पे मैं आपको ये भी दिखा दूं, लाइक व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या चीज होगा, तो भाई जो डेल्टा एम होगा मास डिफेक्ट होगा अपॉन, लाइक मास डिफेक्ट होगा, उसको डिवाइड करना है किससे, मास नंबर से, ए से डिवाइड करो। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज, वो ये पैकिंग फ्रैक्शन लिखा हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज पीएफ की बात हो रही है।
सो जो मास डिफेक्ट आएगा उसको मास नंबर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये पैकिंग फ्रैक्शन होगा। अगर मास डिफेक्ट पैकिंग फ्रैक्शन एटम का पूछा जाएगा तो ये पूरा निकाल करके उसको ए से डिवाइड करेंगे, और पैकिंग फ्रैक्शन न्यूक्लियस का पूछा जाएगा तो मास डिफेक्ट निकाल करके यहाँ पे ए से डिवाइड करेंगे, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ओके ना, राइट। अब हम लोग इस पे बात करेंगे कि वाई दिस, वाई मास डिफेक्ट, वाई मास डिफेक्ट, आखिर ये होता क्यों है, व्हाई दिस मास डिफेक्ट। तो ये एक सवाल था जो हम सबको तंग कर रहा था कि भाई व्हाई दिस, दिस इज लाइक दिस। तो इसका जवाब पाने के लिए हम लोगों को पहले मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन समझना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस बैलेंस रिलेशन। ठीक है जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, व्हाट डज इट टॉक अबाउट इट। सो अगर हम इस नजरिए से देखें, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के नजरिए से देखें, सो वी से दैट कि यू सी आइंस्टाइन ने हमें ये बात बता दी थी, आइंस्टीन ने बता दी थी हमें कि आइंस्टीन ने हमें ये बता दी थी कि भाई मास और एनर्जी ये आपस में कन्वर्टेबल हैं, दे आर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। मीन्स मास का कंजर्वेशन हम पहले से जानते थे अलग, और एनर्जी कंजर्वेशन भी हम लोग सेपरेटली जानते थे। तो मास कंजर्व्ड है एंड एनर्जी कंजर्व्ड है सेपरेटली, दिस फैक्ट वाज नोन टू अस। बट मास एनर्जी में कन्वर्टेबल है ये हमारे को पता नहीं था। बट आई मस्ट टेल यू कि हमारी कंट्री में हम लोग, या कोई भी कंट्री का बंदा हुआ, एक लेमैन के नजरिए से देखो तो वो पता है कि वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेट्स सपोज आप रोटी खाते हो और उस मास को खाया आपने, और वो मास क्या हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, तभी तो आप आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, राइट। हाउ मास इज, मतलब कुछ मास आप खाते हो और खाने से आपको एनर्जी भी मिलती है, उस एनर्जी के दम पे कुछ काम भी करते हो और आपका बॉडी मास भी इंक्रीज हो रहा है। सो डेफिनेटली, और कुछ एक्सक्रीट भी कर रहे हो, सो डेफिनेटली सम मास इज, उसके ऊपर भले कोई एंजाइम काम करे या कुछ काम करे। सो लॉजिकली तो बात बड़ी सिंपल है कि मास ही एनर्जी है और एनर्जी ही मास है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको अलग तरीके से, राइट, अलग तरीके से इट्स, मेरा एक पॉइंट समझना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आपने आपके सामने 100 ग्राम का दाल और 200 ग्राम की चपाती और 50 ग्राम की सब्जी रख दी गई, और आपका वेट पहले मेजर कर लिया गया, और अब आपको बोला गया कि आप खा जाओ वो सब, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, यानी कि 350 ग्राम। अब आपने उसको खा के और सपोज करो 50 ग्राम पानी भी पी लिया, यानी कि 400 ग्राम हो गया। ऐसा नहीं है कि ये खा करके आप आपके बॉडी में गया और आप वेइंग मशीन पे जाओ तो आपको सीधा सीधा 400 ग्राम बढ़ा मिलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो आइडिया इज कि मास एनर्जी में कहीं ना कहीं पहले से ही कन्वर्ट, आई मीन लोगों को पहले से पता होगा लेकिन उस पर ध्यान नहीं गया, या लोगों के सामने जिस संदर्भ में इस बात को लेके आया गया वो बिल्कुल नया था, और इसलिए आइंस्टाइन को इस बात के लिए बहुत सारा क्रेडिट जाना चाहिए। सो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या बताएगा कि मास एनर्जी में कन्वर्टेबल है, एंड अकॉर्डिंग टू आई मीन आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, राइट, according to Einstein, E is equal to mc square. So what is the same? Like जितना मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे ये m है और ये c स्क्वायर, E is equal to mc square. So E is equal to mc square. ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। और ये बहुत धड़ल्ले से हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, इन केस ऑफ एटॉमिक, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर phenomenon, phenomenon, right? Mass, energy, or mass energy are equivalent.
इक्विवेलेंट, एंड दिस इज हाउ इट इज टू बी कन्वर्टेड। तो जरा हम लोग एक काम करते हैं, 1 mu को कन्वर्ट करके देखते हैं कितनी एनर्जी आता है। लेट्स से 1 mu, राइट, 1 mu, सो 1 mu, like 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है जी, ऑलमोस्ट दिस मच, वो डाटा है आपको पता ही है। तो अगर आप ये रखोगे, सो दिस इज कमिंग आउट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 and 3 into 10 का पावर 8, सो स्क्वायर एंड 10 का पावर 8 का स्क्वायर कर दिया आपने, सो दिस इज 1.66 इंटू 10 का पावर -27, 9 इंटू 10 का पावर 16, इतना जूल्स हो गया। और अगर आप इसको, ये जूल है, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हो, तो दिस इज 9 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर वॉट, 16, और ये मीन चलो इसको 27 अभी रहने देते हैं, और 10 का पावर 16 ऐसे कर देते हैं इसको, और नीचे डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कर दिया, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। सो इफ यू सॉल्व इट, यू विल फाइंड दिस, नो, ये 19 ऊपर जाएगा, ठीक है जी। 16 और 19 कितने हो गए, 16 और 19 कितने हो गए, 35 हो गए, 35, और यानी कि ये क्या आ गया जी, 10 का पावर 8 आ गया, सो 9 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.6, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब ये 10 का पावर 8 कोई बहुत बड़ा डाटा लग रहा है, तो हम लोग इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड कर देते हैं, सो दिस इज 9 1.66 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर 6, एंड दिस इज मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं इसको, ठीक है ना, एमईवी। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कहते हैं इसको, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। सो दिस इज, अब अगर आप इससे डिवाइड करोगे आप, तो ये रिजल्ट आता है 931.5 million electron volt, something like this, on approximately this is how the data comes out। यानी 1 mu का एनर्जी, 1 mu का मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इतने के बराबर का एनर्जी बाहर रिलीज होएगा, या इतना 1 mu, अगर 1 mu का मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इतनी एनर्जी रिलीज होएगी, इतनी एनर्जी होएगी वो, या इतना एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा, तो वो 1 mu के बराबर होगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, ठीक है जी। सो ये है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सवाल ये है कि ये आ, हो क्यों रहा था, मास डिफेक्ट क्यों आ रहा था, पैकिंग फ्रैक्शन क्यों आ रहा था, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लुक गाइस, आई मीन व्हाट आई बिलीव इज दिस लेक्चर इज गोइंग, आई मीन दिस बीइंग मोर लॉन्गर। तो मास डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, और अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और उसके बारे में हम लोग मास एनर्जी रिलेशंस तो हमने पढ़ लिए। नाउ इसके बाद ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, दिस वी ऑल हैव डन। सो व्हाई मास डिफेक्ट एंड व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक, ये दो टॉपिक जो है, और फिर बाइंडिंग एनर्जी और इस न्यूक्लियर फोर्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। सो दिस ऑल वी कैन स्टडी इन द लाइक दिस टू पोर्शंस वी कैन टॉक अबाउट। हम इसको अगले लेक्चर में पढ़ना चाहेंगे, वी शुड स्टडी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, और फिर न्यूक्लियर फोर्स, इसको कंबाइन करके फिर आगे की जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो दिस टू टॉपिक विल बी टेकन इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड वी विल स्टार्ट विथ रेडियो एक्टिविटी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक आप इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, और स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसके बेसिस पे आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कीप लाइकिंग, कीप promoting, keep sharing, and work very sincerely towards the study. Thank you very much. Bye.